हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ द नॉलेज हब पर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का पार्ट 2। और इसमें हमारे सबसे पहले पर्सनालिटी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। और इन्होंने हालांकि डायरेक्टली किसी भी बड़े मूवमेंट में भाग नहीं लिया है, लेकिन पूरे मूवमेंट के दौरान कह सकते हैं कि भारत में जो नेशनल मूवमेंट का स्पिरिट था उसको जिंदा रखा है। एक जीवंत आत्मा के रूप में पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखा है और उसको संचालित कह सकते हैं एक कवि के रूप में जितना कुछ इनसे हो सकता था, जितना ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते थे। और साथ के साथ इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की है। तो इनका किताब है द गीतांजलि है, गीतांजलि किताब लिखी है इन्होंने। और इनको महात्मा गांधी ने ग्रेट सेंटिनल कहा है, मतलब एक महान प्रहरी, एक महान संतरी कहा है कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और 1901 में इन्होंने शांति निकेतन स्थापित किया, शांति निकेतन स्थापित किया। और बाद में यही शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में, जो कि आज भी है, के रूप में परिणत होता है। इसके बाद ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। जब बंगाल विभाजन हो रहा था, मतलब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब घोषणा की थी बंगाल विभाजन की 19 जुलाई को, तो उस समय इन्होंने कहा कि जो 16 अक्टूबर 1905 डिसाइडेड है क्या, तो बंगाल विभाजन दिवस के रूप में उसको आप काला दिवस बनाइए, उसको ब्लैक डे बनाइए। और इस उपलक्ष्य में, विभाजन के उपलक्ष्य में, आप लोग रक्षाबंधन का फेस्टिवल स्टार्ट कीजिए। मतलब हिंदू बहनें मुस्लिम भाइयों के कलाइयों पर और मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधेंगी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान इन्होंने ये चीज़ें कहा और एक सॉन्ग भी लिखा था, गान लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। यही अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है आज के डेट में। और 1911 में इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार प्रकाशित की गई थी जनगण मन। और 1911 में दिल्ली दरबार भी सजा था। दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के समक्ष इन्होंने राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया था पहली बार। और साथ के साथ यही पहले व्यक्ति हैं, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत का नेशनल सॉन्ग भी पहली बार गाया था। कहाँ पर? तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में। इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम पहली बार, भारत में पहली बार इन्होंने ही गाया है। इसके बाद ये मैंने आपको बताया कि बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध किया है इन्होंने बंगाल विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था उसका। इसके बाद जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार होता है, तो उसके उपलक्ष्य में उससे खफा होकर, नाराज होकर इन्होंने अपने सर की उपाधि लौटा दी है, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी है। ठीक। और ये गीतांजलि जो इनका बहुत ही फेमस बुक है, इस कारण से एशिया के पहले नोबेल लॉरेट बने हैं। साहित्य पुरस्कार इनको मिला है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। और इनका देहांत होता है 7 अगस्त 1941 को। तो बहुत बड़े फिगर रविन्द्रनाथ टैगोर, आप कह सकते हैं कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है उसके बहुत बड़े पर्सनालिटी के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कविवर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की है। एक बहुत ही इनका फेमस पोएम भी है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द वर्ल्ड इज एल्ड हाई, तो वेयर नॉलेज इज़ फ्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने इंडिया का जो ग्लोरीफाई इन्होंने किया है और जनगण मन में पूरे भारत को इन्होंने समाहित कर लिया है। तो यही हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी बंगाल से ही हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक ऐसे पॉलिटिकल फिगर हैं जो कि करीब करीब पूरे भारत की यात्रा करते हैं और पूरे भारत की यात्रा करने वाले पहले पॉलिटिकल फिगर माने जाते हैं। पॉलिटिकल फिगर, हालांकि इनसे पहले भी लोगों ने किया है, लेकिन पॉलिटिकल फिगर। साथ के साथ जब पहले ऐसे मास लीडर भी इनको कहा जाता था बंगाल का, जो कि एक बार भाषण देने जाते थे तो लाखों लोग सामने होते थे। खास करके जो बंगाल में बंगाल टेनेंसी एक्ट है, किराएदार कानून है, वो पास करवाने में इनका बहुत बड़ा रोल है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का।
आइए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में स्टार्टिंग से देखते हैं चीज़ें। इनका जन्म हुआ है 10 नवंबर 1848 को और ये कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं, 1895 में पूना अधिवेशन में और 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन में। इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज के साथ इनका किस्सा ये है कि 1869 में जस्ट 21 ईयर्स में एलिजिबिलिटी होती थी, उसी समय इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास कर लिया था 1869 में, क्योंकि 1901 से पहले जो सिविल सर्विस है वो इंग्लैंड में हुआ करता था। तो लोग इंग्लैंड जाते थे और वहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे और फिर वहीं पर एग्ज़ाम देते थे। 1901 के बाद ऐसा हुआ कि इंडिया में भी एग्ज़ाम होना शुरू हुआ, तो इन्होंने 21 ईयर में ही निकाल लिया था। लेकिन इनके एज का विवाद हुआ। एज का विवाद क्या हुआ कि इनका जन्म नवंबर में है और पहले ही ये एग्ज़ाम में बैठ गए थे, मतलब पहले ही एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह आ गया था। तो वहाँ पे कहा कि आप तो एज से पहले ही बैठ गए, एज का इनके ऊपर विवाद हो गया। तो इन्होंने जो लॉजिक दिया था वो सुनिएगा। लॉजिक दिया था कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये होता है कि जब बच्चा गर्भ में आता है ना, तो उसी समय से उसका एज काउंट कर लिया जाता है। तो ऐसे में मैं 21 ईयर्स का हो गया था तब एग्ज़ाम में बैठा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि रोचक है, इंटरेस्टिंग है। और इनको हालांकि उस समय डिबार कर दिया गया था और फिर से इन्होंने 1871 में सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम को पास किया है। सिलहट, जो आज के डेट में बांग्लादेश चला गया, उस समय आसाम में था, तो सिलहट का इनको मजिस्ट्रेट भी बनाया गया था, ऑफिसर बने थे, लेकिन कुछ विवाद था उस क्षेत्र में जिस कारण से फिर से इनको हटा दिया गया। 1874 में सर्विसेज से हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश भी नहीं करी सर्विसेज में फिर से आने की। ये चले गए फिर से लंदन, और लंदन जाने के बाद इन्होंने एडमंड बुर्क, एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे जो आयरिश थे, आयरलैंड से थे, उनके कामों को इन्होंने पढ़ा है और उनके कामों को पढ़ने के कारण ही इनको इंडियन बुर्क भी कहा जाता है। इंडियन बुर्क किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इसके बाद इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम रखा था बंगाली पत्रिका इन्होंने निकाली थी। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने, ये वही आनंद मोहन बोस हैं जो कभी केशव चंद्र सेन से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं। तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है, भारतीय संघ की स्थापना की है। और 1883 में इसी भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन के नेतृत्व में इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट करवाया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 2-3 साल तक लगातार उसका हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए, तो कांग्रेस के ही अंडर इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इनफैक्ट इनको फाउंडर मेंबर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। एक और मैं आपको घटना बताऊं कि ये अपने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने बिजी थे 1885 में, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने उस समय में दिया था जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उस समय के, उसके लिए। इस कारण से पहला सेशन जो कांग्रेस का होता है वो ये अटेंड नहीं कर पाते। हालांकि ये करीब करीब तय था कि इस सेशन का जो फर्स्ट सेशन हुआ है मुंबई में, उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और इनकी गैर हाजिरी में व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बाद में इनका कांग्रेस में जो लिबरल्स थे कुछ, उन लिबरल्स के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दिया है 1919 तक आते आते, और एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई है 6 अगस्त 1925 को। दोस्तों मैं डेथ भी इसलिए बताता हूँ कि यूपीपीसीएस में एक क्रोनोलॉजी था, इस बार का जो क्वेश्चन था उस क्रोनोलॉजी में फिरोज शाह मेहता के डेथ को भी दिया गया था। तो कुछ जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनका आपको डेथ भी पता, एटलीस्ट ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय ये शेरे पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ है और पंजाब केसरी या शेरे पंजाब इनको कहते हैं। इनके लिए देखिए, जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके ये फाउंडर मेंबर हैं और साथ के साथ पहला अकाउंट इन्हीं का खोला गया था पंजाब नेशनल बैंक में 1895 में। ये एक आर्य समाजी भी थे और आर्य समाजी होने के कारण इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भी फाउंड किया है, जो आज के डेट में आप डीएवी स्कूल देखते हैं। तो वो भी श्रेय किनको जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। इसके बाद जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे?
लाला लाजपत राय। और इन्होंने पत्रिका के रूप में वंदे मातरम या द ट्रिब्यून के साथ भी काम किया है। इसके बाद बुक के रूप में इनका बहुत ही बड़ा रोल है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा कि लाला लाजपत राय के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मेजनी गिरिबॉल्डी। तो उस समय तक ये चीज़ें उतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन चूंकि ये सही है बिल्कुल, तो इनके बुक के बारे में बताता हूँ। अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, अंग्रेज़ों का भारतीयों के ऊपर कर्ज है ना, अंग्रेज़ों का कर्ज है। उसके बाद बायोग्राफी लिखा है इन्होंने, जीवनी लिखी है इन्होंने मेजनी की, गिरिबॉल्डी की, जो बड़े बड़े वर्ल्ड के फिगर्स हैं। जो गिरिबॉल्डी पूरे इटली का आप देखेंगे कि यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में, तो उनकी भी जीवनी इन्होंने लिखी है। इसके बाद एकमात्र बार इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन प्रिसाइड किया है, एक बार ही अध्यक्ष बने हैं, वो भी विशेष सत्र में बने हैं। कब? तो 1920 में 1920 का जो अधिवेशन विशेष सत्र बुलाया गया था, वही जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन के साथ समझौता करते हुए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं उस टाइम पर, तो उसी समय इस अधिवेशन को बुलाया गया था कि कांग्रेस को भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और बाद में जब नागपुर में अधिवेशन होता है तो उस समय फिर असहयोग प्रस्ताव भी पारित होता है खिलाफत के साथ ही। इनकी मृत्यु जो है वो हुई है 1928 में। साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ है नवंबर 1927 में इंग्लैंड में, और साइमन कमीशन भारत में आया है फरवरी 1928 में। तो इसके खिलाफ, साइमन कमीशन के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए, काले झंडे दिखाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। तो ऐसे में पंजाब में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के दौरान इनके सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो इन्होंने कहा कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, ऐसा बात के क्रम में हुआ भी। तो ये लाला लाजपत राय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो लाला लाजपत राय, एक चीज़ और कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की तिकरी को कहा जाता है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल की इन तीनों की तिकरी है। यही आप कह सकते हैं गरम दल के ये नेता हैं, एक पंजाब से, एक बंगाल से और एक महाराष्ट्र से। तो तीनों तीन डायरेक्शन से, और गरम दल पूरे कांग्रेस में गर्मजोशी भरने वाले ये तीनों हैं लाल बाल पाल, और उनके गुरु भी हैं अरविंदो घोष, जो कि बाद में 1909 में संन्यास ले लेते हैं। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास। देखिए, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है, देशबंधु, और इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1870 को। इन्होंने किताब लिखी थी इंडिया फॉर इंडियंस। इस साल के बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन था, जो 65वें बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, तो यही क्वेश्चन था कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक कौन है। नेक्स्ट है कि इन्होंने, देखिए, अलीपुर बॉम्ब का मामला था, अलीपुर बॉम्ब षड्यंत्र रचा गया था, हुआ भी था, बॉम्ब फेंका गया था। तो ऐसे में अरविंदो घोष और उनके भाई बनिंद्र घोष, उनको अभियुक्त बनाया गया। उनको जो अभियुक्त बनाया गया, तो अरविंदो घोष के लिए केस लड़ने आ गए चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास केस लड़ते हैं और अरविंदो घोष को बरी करवाते हैं। और उसके बाद अरविंदो घोष फिर राजनीति में नहीं आते हैं, पुडुचेरी चले जाते हैं, पुडुचेरी, और वहाँ पर संन्यास ले लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरविंदो घोष का केस कौन लड़ा था, तो आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को राजनीति में लाने वाले ही कौन हैं? चित्तरंजन दास। किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से। ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी पहले आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, तो उनको भी लेकर आते हैं कौन? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है कि जब लगा कि चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, और गांधी जी ने कहा कि अब हम संरचनात्मक दृष्टिकोण से पहले मजबूत होंगे, हम विकासात्मक काम करेंगे, संगठन का काम करेंगे, लोगों में जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, तो अभी हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के जो एक वर्ग हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों का ये मानना है कि नहीं, हमें 1923 में जो इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसमें भाग लेना चाहिए, और भाग लेकर हम एक तरह से उनको पर दबाव बनाएंगे,
और कम से कम आप कह सकते हैं कि साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट हुआ है और 1922 में असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ है, उसके बीच में जो एक वाइड दिखता है राष्ट्रीय आंदोलन में, उस वाइड को, उस गैप को, उस रिक्त स्थान को की पूर्ति करी है इस कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी ने, जो कि मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर बनाई है। इन्होंने तो चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास उसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। लेकिन उसके बाद इनका देहांत हो जाता है 1927 में। तो देहांत होने के कारण फिर से वो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मोतीलाल नेहरू भी नेहरू रिपोर्ट में बिजी हो जाते हैं और चित्तरंजन दास एक अधिवेशन, गया अधिवेशन जो है वो प्रिसाइड करते हैं चित्तरंजन दास। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट चित्तरंजन दास से रिलेटेड। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं क्या, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। और बारदोली सत्याग्रह, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह को लॉन्च किया था 1928 में। और बारदोली सत्याग्रह के समय एक नारा दिया था, कर मत दो, डोंट गिव टैक्स। उसके बाद इन्होंने जो बारदोली सत्याग्रह चलाया, उसी समय इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। हालांकि बारदोली में पहले से ही 1922 में पूरा खाका तैयार हो गया था कि हम सत्याग्रह करेंगे, लेकिन असहयोग आंदोलन जो कि अचानक से स्टॉप करना पड़ा, तो वो मूवमेंट थोड़ा सा डिले होता है। और इनको इसी समय, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ है, इसी समय इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ के महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये हुए कराची अधिवेशन में। कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं ये कब, कराची अधिवेशन में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का जो रिजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, उसको पारित किया गया है कांग्रेस में। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स जो थे, भारत करीब करीब 565 रियासत था, उसमें से 562 रियासत को तो अपने स्किल के आधार पर इन्होंने विलय करवा लिया है। बहुत ज़्यादा मिलिट्री वगैरह का यूज़ भी नहीं करना पड़ा। तो इनके साथ एक वीपी मेनन भी थे, जो उस समय के आप कह सकते हैं होम सेक्रेटरी थे, जो बहुत बड़ा रोल वो भी प्ले करते हैं। तो इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और इनकी मृत्यु हुई है 1950 में, 1950 में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये हैं वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और इनका जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 1847 में। आयरलैंड की थी, लेकिन आयरलैंड में भी जब होम रूल लीग मूवमेंट हुआ, तो उसके बाद ये जब थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी और भारत आई, तो भारत में जब इन्होंने देखा कि जिस तरह से आयरलैंड में होम रूल लीग मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ है, तो उसको इन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहा। लेकिन इनको काफ़ी समय तक, 1907 से लेकर करीब करीब 1914 तक इनको कोई बड़ा लीडर मिल नहीं रहा था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जेल में थे, जो उनको बर्मा में भेज दिया गया था जेल में काला पानी की सज़ा के तौर पे। जो लाला लाजपत राय हैं वो भारत से बाहर हैं, विपिन चंद्रपाल हैं वो भी भारत से बाहर हैं। तो कोई बड़े लीडर उस समय पर इनको मिल नहीं रहे थे। तो इसीलिए जब बाल गंगाधर तिलक रिटर्न आते हैं जेल से 1914 में, तो फिर एनी बेसेंट उनको अप्रोच करती हैं, और फिर होम रूल लीग मूवमेंट जो है 1916 से 18 ये होता है, पूरा कांग्रेस यूनाइट हो जाता है, लखनऊ पैक्ट होता है, तब जाकर होम रूल लीग मूवमेंट हो पाता है। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, कॉमनवील नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। इसके बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी 1889 में। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है पहले न्यूयॉर्क में ओपन किया गया था, और न्यूयॉर्क में ओपन हुआ HS ऑलकोट और मैडम वॉल्वेट्स्की द्वारा इसको ओपन किया गया था। और बाद में ये 1883 के आसपास, सॉरी 1883 के आसपास, सही बोल रहा हूँ, के आसपास ये एडीआर में शिफ्ट हुआ है। 1879 के आसपास न्यूयॉर्क में, और 1883 के आसपास एडीआर जो कि चेन्नई के पास है वहाँ शिफ्ट हुआ है। और इस सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं कौन, एनी बेसेंट। कब, 1889 में, और 1893 में वो भारत आई, और उसके बाद काफ़ी एक्टिवली जुड़ी हैं। जो बनारस में संस्कृत हिंदू
स्कूल खोला गया था, हिंदू स्कूल खोला गया था, वो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है 1907 के आसपास। इसके बाद ये पहली महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की 1917 में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये भी इस बार के बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सी अलोंग विथ तिलक लेड होम रूल लीग। तो आपको उस समय तिलक के समय भी बताया कि जो होम रूल लीग आंदोलन था 1916 से 18, उस समय दो लीडर थे, एक एनी बेसेंट थी और दूसरे तिलक थे। तिलक जो है महाराष्ट्र या सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र था उनका, और इनका एनी बेसेंट का दक्षिण भारत, और ऐसा कह सकते हैं जो एरिया तिलक के अंदर नहीं था वो एनी बेसेंट के अंदर अंतर्गत था। तो तिलक चूंकि इंडिया से बाहर चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं केस लड़ने के लिए वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1917 में ही अनाउंस किया जाता है, 1918 में अनाउंस किया जाता है, और 1919 में वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बन जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो जाती हैं किससे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जो पहले अनाउंस कर दिया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तौर पर। तो इसलिए इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया है, होम रूल लीग आंदोलन। इसके बाद जो इसी आंदोलन से पहले लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में दो बातें होती हैं, कांग्रेस एकजुट होता है, जो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस 1907 सूरत अधिवेशन में, वो कांग्रेस एक हो जाता है, और साथ के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये लखनऊ पैक्ट इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, इनको नेताजी कहा जाता है, और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। इन्होंने किताब लिखी है द इंडियन स्ट्रगल नामक किताब लिखी है। किन्होंने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 1938 में हरिपुर सेशन में और 1939 में त्रिपुरी सेशन में, दो बार रहे हैं। लेकिन 1939 में इनके खिलाफ गांधी जी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, और गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सितारमैया। पट्टाभी सितारमैया को इन्होंने हरा दिया है, और पट्टाभी सितारमैया को हराने के बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के करीब करीब 13 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो उन 12 सदस्यों को लगा कि पट्टाभी सितारमैया की हार गांधी जी की हार है, अतः कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। जब ऐसा हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद रिजाइन कर दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, और कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने जो अध्यक्ष का पद छोड़ा तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया कांग्रेस से अलग होकर। इसके बाद ये चले गए जर्मनी। जर्मनी जाने के बाद ये हिटलर से भी मिले, वहाँ इनकी शादी भी होती है, काफ़ी लेट मैरिज होता है इनका, तो 40s में होते हैं तब मैरिज होता है। तो जर्मनी के बाद फिर ये जापान, फिर साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ होते हुए ये फिर सिंगापुर आते हैं, और सिंगापुर में उस समय आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे होते हैं रास बिहारी बोस। ये वही आज़ाद हिंद फौज है जिसकी स्थापना 1941-42 में करी थी कैप्टन मोहन सिंह ने। जो यहाँ पे अंग्रेज के तरफ से लड़ने गए थे भारतीय सैनिक, उन सैनिकों को जो जापान ने गिरफ्तार कर लिया था, बंदी बना लिया था, उन्हीं बंदियों को मिलाकर कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज बनाया था। और इसी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सिंगापुर में जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं तो कर रहे थे कौन? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस एज में काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि 1910 के आसपास ही बॉम्ब फेंक कर भाग गए थे इंडिया से, और अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में कमान सौंप देते हैं आज़ाद हिंद फौज का। सुभाष चंद्र बोस कमान लेते ही बहुत ज़्यादा जान फूंक देते हैं इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज में, और 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार स्थापित करते हैं सिंगापुर में। मीन्स प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, देश निकासी के समय ही बना दिया है उन्होंने क्या? भारत का गवर्नमेंट। और इस भारतीय सरकार को जो जिसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं, 11 देशों ने मान्यता दी थी, 11 देशों ने मान्यता दी थी।
और इसके बाद अपनी भारतीय सेना को, आज़ाद हिंद फौज को लेकर आए थे। कहाँ? तो बर्मा के बॉर्डर तक आए थे लड़ने के लिए। उसी में बहुत सारे लोग जैसे आपके पी सहगल, पी के सहगल या GS धिल्लन या शाहनवाज खान, तो ये सब लोग जो थे इनको अरेस्ट किया गया। बाद में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया जिसको रेड फोर्ट ट्रायल कहते हैं, लाल किला मुकदमा कहते हैं, और जिसके बचाव में बहुत सारे लोग सामने आए। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने एक काम और किया है। सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को जापानियों की मदद से अंग्रेजों को भगाया है अंडमान निकोबार से, और अंडमान निकोबार पर अपना कब्जा स्थापित किया है। तो अंडमान निकोबार भी भारत को देने वाले कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि 1945 में इनका आकस्मिक निधन हुआ है विमान दुर्घटना में। ताइवान से इन्होंने उड़ान भरी थी और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। देखिए, सरोजनी नायडू गांधी जी की बहुत बड़ी अनुयायी थी और इनका जन्म हुआ है 13 फरवरी 1879 को, और इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनको क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। इसके बाद ये पहली भारतीय थी महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये पहली भारतीय महिला थी जो कि अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर स्थापित हुई। इसके बाद इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने दर्शना में प्रोटेस्ट किया है। गुजरात में इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, गांधी जी के साथ ही थी, और बाद में ये दर्शना में जाकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, नमक सत्याग्रह कानून को तोड़ा है। इसके बाद आज़ादी के बाद ये भारत की पहली महिला गवर्नर हैं। पहली महिला गवर्नर कौन से राज्य की? तो उस समय उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस की। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। देखिए, राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं 1950 से लेकर 1962 तक। इनका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1884 को, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष 1934-35 में भी रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस के रेजिग्नेशन के बाद, के इस्तीफे के बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1939 में। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। और जब संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इनकी मृत्यु हुई है 1963 में। एक दो और चीज़ें डिस्कस करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद अपना प्रैक्टिस छोड़ते हैं असहयोग आंदोलन के समय, लेकिन जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे 1917 में बिहार में, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, ये सब बड़े लोग, और इनके बड़े भाई बृज किशोर प्रसाद, ये लोग भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि चंपारण सत्याग्रह से ही काफ़ी एक्टिव थे राजेंद्र प्रसाद, और असहयोग आंदोलन में इनकी जो सहभागिता है, इनकी जो सक्रियता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। और ये पक्के गांधीवादी नेता थे, बहुत बड़े गांधी भक्त आप कह सकते हैं थे, गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट हैं, और आज का लास्ट, BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ है, और ये दलित वर्ग से आते हैं। इन्होंने इसलिए लिखा है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है? सत्यानाश होना। तो किसका सर्वनाश हो? तो कास्ट का, जाति का सर्वनाश हो। किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। और इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी 1924 के समय, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और इसके बाद इन्होंने जर्नल मूक नायक मीन्स होता है जो कुछ बोल नहीं सकता है, तो मूक नायक और प्रबुद्ध भारत, ये इनके पत्रिका थे। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या था? अलग अलग कमेटी जो रिपोर्ट देंगी उसके आधार पर ड्राफ्ट करना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन
कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसके बाद इनको भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। देखिए, बाबा साहब और गांधी जी के बीच में एक मसला फंसा हुआ था कि बाबा साहब चाहते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले, जैसे मुसलमानों को मिला था, जैसे सिखों को मिला था, जैसे आंग्लो भारतीय को मिला हुआ था उस समय, तो ऐसे ही दलितों को भी मिले। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि ऐसा ना हो, तो एक दोनों के बीच में आप कह सकते हैं कि समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत अंबेडकर साहब मान जाते हैं किस चीज़ के लिए? तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए मान जाते हैं, और उसमें दलितों का आरक्षण, वो कहते हैं कि हम दलितों के आरक्षित सीट होगा दलितों के लिए, और इस पर फिर दोनों का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 1959 में। देखिए, ये बुद्ध से अंतिम समय में बुद्ध से काफ़ी प्रभावित हैं। 1950 के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे श्रीलंका जाते हैं या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाते हैं, और बौद्ध धर्म में परिवर्तित भी होते हैं 1956 के आसपास। तो बहुत बड़ा इनके साथ दलित वर्ग का एक धारा है जो बौद्ध धर्म में को अपना लेता है। साथ के साथ एक और चीज़ इनके बारे में है कि ये भारत के पहले कानून मंत्री हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं इंडिया के। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से जो 10 बड़े पर्सनालिटी थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में देने जाएंगे तो यहाँ से आपके कवर होंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो पहले भी 10 मैंने पर्सनालिटी डिस्क्राइब किया था, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।